यहाँ मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स बनाए हुए हैं, तो चले देखते हैं कि जितनी मालूमात हमारे पास है इसके ज़रिए हम इन्हें किस तरह से नाम दे सकते हैं। तो पहले देखिए यहाँ हमारे पास है क्या। पहला मॉलिक्यूल जो मेरे पास है इसमें एक रिंग है। ये 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की रिंग है। ये दोनों 4 कार्बन की रिंग्स है। ये 1 2 3 और 4। तो यहाँ सबसे बड़ी रिंग बुनियादी तौर पर हमारी बैकबोन होगी, जो कि ये 6 कार्बन वाली रिंग होगी। ये साइक्लोहेक्सेन है। ये तमाम सिंगल बॉन्ड्स हैं, इसलिए हमने यहाँ एन लिखा है। 6 कार्बन है तो हेक्स, और एल्केन है इसलिए हेक्सेन। ये साइकिल की शक्ल में मौजूद है, यानी रिंग की शक्ल में मौजूद है, इसलिए साइक्लोहेक्सेन। फिर यहाँ हमारे पास 4 कार्बन के ये 2 रिंग्स मौजूद हैं, तो 4 कार्बन के लिए हम प्रीफिक्स ब्यूट इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास यहाँ ये वाली रिंग्स 2 मौजूद हैं, तो ये दोनों ब्यूटाइल ग्रुप्स हैं। लेकिन चूंकि ये साइकिल की शक्ल में है तो ये दरअसल साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप कहलाएंगे। हमारे पास यहाँ इस रिंग से 2 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर हमारे पास सिर्फ एक चीज़ जुड़ी होती ना तो हम इसे नंबर नहीं देते, लेकिन अब चूंकि ये 2 चीज़ें जुड़ी हुई हैं तो फिर हमें इसमें से किसी एक को नंबर देने से शुरू करना होगा। फर्ज करें कि हम यहाँ से गिनना शुरू कर रहे हैं, तो फिर आप इस सिम्त में जाएंगे कि अगले ग्रुप का सबसे कम नंबर हो। इस वाली मिसाल में आप काउंटर क्लॉकवाइज सिम्त में जाना चाहेंगे, यानी घड़ी की सुई जिस सिम्त में घूमती है आप इसकी मुखालिफ सिम्त में जाना चाहेंगे। अगर हम इस तरफ जाएं तो ये होगा 1 2 3 4 और 5, तो ये 5 होगा। अगर हम काउंटर क्लॉकवाइज जाएं तो ये होगा 1 2 और 3, ये वाला सिर्फ 3 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 साइक्लोब्यूटाइल हैं, तो ये हो जाएगा डाई साइक्लोब्यूटाइल। एक कार्बन नंबर 1 पर मौजूद है और दूसरा कार्बन नंबर 3 पर। लिहाजा साइक्लोहेक्सेन की असल रिंग के कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 पर मेरे पास 2 साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप्स मौजूद हैं, तो ये हो जाएगा 1 3 डाई साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, अब यहाँ मेरे पास 5 कार्बन की रिंग मौजूद है। ये देखिए 1 2 3 4 और 5, और फिर मेरे पास 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की रिंग यहाँ पर मौजूद है। तो ये वाली हमारी मेन रिंग होगी। ये साइक्लोहेक्सेन है। इसके पास रिंग में 6 कार्बन मौजूद है और इसमें तमाम बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स हैं। इसके साथ जुड़ा हुआ हमारे पास साइक्लोपेंटेन है। ये यहाँ साइक्लोपेंटेन ग्रुप है। हमें इसे नंबर नहीं देना होगा क्योंकि यहाँ बस ये एक ही ग्रुप इसके साथ लगा हुआ है। अगर यहाँ इसके अलावा एक और ग्रुप मौजूद होता तो हमें इस मिसाल की तरह इसे भी नंबर देना पड़ जाता। तो ये साइक्लोपेंटाइल है, साइक्लोपेंटाइल। तो ये नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटाइल साइक्लोहेक्सेन। चले अब इस मिसाल पर चलते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ तो कोई भी साइकिल मौजूद नहीं है, मगर हमें यहाँ सबसे लंबी चेन की शनाख्त ज़रूर करनी है। ऐसा करने के लिए इन्हें गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। ये तो सबसे लंबी चेन नहीं है भाई, शायद ये वाली हो, तो इसे गिनकर देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। तो यही सबसे लंबी चेन है। तो अब हमें इसे नंबर देना होगा। तो हमें इस तरफ से शुरू करना होगा कि पहले हम इससे जुड़े ग्रुप्स को देखें। हमें यहाँ से गिनना शुरू करना होगा, चूंकि हमारे पास यहाँ कार्बन नंबर 2 पर ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हम जानते हैं कि यहाँ हम ऑक्टेन की बात कर रहे हैं। यहाँ तमाम सिंगल बॉन्ड्स हैं। ये साइक्लो ऑक्टेन नहीं है, क्योंकि ये साइकिल की शक्ल में है ही नहीं, इसलिए हम जानते हैं कि हम यहाँ ऑक्टेन की बात कर रहे हैं। अब हमें इसमें बस ग्रुप्स को शामिल करना होगा। तो यहाँ हमारे पास क्या मौजूद है? यहाँ मेन चेन पर सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है। ये एक और कार्बन मेन चेन से जुड़ा हुआ है। ये दोनों ही मिथाइल ग्रुप्स हैं। मेथ एक कार्बन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसलिए ये मिथाइल ग्रुप्स हैं। अगर आप इन सबको देखें तो इनमें सिर्फ यही मिथाइल ग्रुप्स ही हैं। यहाँ ये दोनों ऊपर मिथाइल ग्रुप्स नहीं है, यानी कि हमारी पूरी चेन में सिर्फ 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं। तो ये हो जाएगा लाजमी तौर पर डाई मिथाइल।
दोनों मिथाइल ग्रुप्स कार्बन नंबर 2 पर मौजूद है, इसलिए ये हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल। ये वाला हिस्सा ये नहीं हो रहा है 2,2 डाइमिथाइल। अच्छा, अब हमें ये भी फैसला करना होगा कि हम इसे किस तरतीब में लिखेंगे, क्योंकि नाम को अल्फ़ाबेटिकल तरतीब में लिखना होता है, यानी अंग्रेजी के हरूफ तहज्जी की तरतीब में लिखना होता है। ये 2,2 डाइमिथाइल है, पूरी चेन ऑक्टेन है। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ हमारे पास कितने कार्बन है, ये देखें 1, 2 और 3। ये दरअसल एक जैसे ही लग रहे हैं, यहाँ भी हमारे पास ये 1, 2 और 3 है, तो ये दोनों पर प्रोपाइल ग्रुप्स हैं। अगर हम कॉमन नेम्स की बात करें तो जो वाई की शक्ल में होता है आप इसे सेक प्रोपाइल कहते हैं, क्योंकि मेन चेन में मौजूद ये कार्बन दूसरे 2 कार्बन से जुड़ा होता है। लेकिन ज़्यादा आमतौर पर ये आइसोप्रोपाइल होता है, क्योंकि ये वाई की शक्ल बना रहा है। हमारे पास 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप्स हैं, ये दोनों आइसोप्रोपाइल हैं। हमारे पास ये डाई आइसोप्रोपाइल भी हो सकते हैं। इनमें से एक कार्बन 4 पर मौजूद है और एक कार्बन नंबर 5 पर, तो 4, 5 डाई आइसोप्रोपाइल। अब हमें बस ये देखना है कि इसे लिखने की तरतीब कैसे होगी। आपको डाई और ट्राई को नज़रअंदाज करके फिर इसको अल्फ़ाबेट के हिसाब से तरतीब देना होगा। आइसोप्रोपाइल के लिए आप इसके पास मौजूद आई को देखेंगे और मिथाइल के एम को देखेंगे। तो चले पहले आइसोप्रोपाइल लिखते हैं, क्योंकि आई एम से पहले आता है, तो मैं पहले आइसोप्रोपाइल लिखूंगी, फिर मैं एम से शुरू होने वाले अल्फाज लिखूंगी। तो अगर मैं इस पूरे को यहाँ लिखूं तो ये हो जाएगा 4, 5 डाई आइसोप्रोपाइल 2,2 डाइमिथाइल ऑक्टेन। और हमने अपने मॉलिक्यूल को नाम दे दिया है। ये दरअसल इसका कॉमन नेम है। आपको याद होगा कि जब हम आइसो या सेक या टर्ट ब्यूटाइल या प्रोपाइल की बात करते हैं तो ये इसका कॉमन नेम होता है। अगर हमें इसका सिस्टमैटिक नेम लिखना हो तो हमें वहाँ से शुरुआत करनी होगी जहाँ ग्रुप मेन चेन से जुड़ा होगा, और इसे गिनने में हम इसे कार्बन 1 तस्वर करेंगे और फिर इसको गिनते हुए सबसे लंबी चेन की शनाख्त करेंगे। और आप कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ एक चेन है और एक चेन यहाँ मौजूद है, तो ये पहला कार्बन है और ये दूसरा कार्बन, तो यहाँ 2 कार्बन है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ इथाइल की बात कर रहे हैं और पहले कार्बन पर आपके पास मिथाइल जुड़ा हुआ है। तो आप अब इस हर एक ग्रुप को बजाय आइसोप्रोपाइल कहने के 1 मिथाइल इथाइल भी कह सकते हैं। अब या तो आप इसे आइसोप्रोपाइल कहेंगे, या अगर आप इसे सिस्टमैटिक नेम से पुकारना चाहते हैं तो आप इसे मिथाइल इथाइल कह सकते हैं। हमारे पास यहाँ 2 मिथाइल इथाइल ग्रुप्स मौजूद है, बिल्कुल इसी तरह जैसे यहाँ हमारे पास 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप्स थे। अगर आप कॉमन नेम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे डाई आइसोप्रोपाइल भी कह सकते हैं, जिसका मतलब होगा कि आपके पास ये 2 ग्रुप्स मौजूद हैं। लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक नेम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे डाई 1 मिथाइल इथाइल नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका मतलब कुछ और बन जाएगा। आप इसमें बिस का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये 2 मौजूद है, तो बजाय इसे डाई लिखने के आप यहाँ लिखेंगे बिस 1 मिथाइल इथाइल। इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ ये 2 मौजूद है और ये अभी भी कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 पर मौजूद है। अब अगर आप इसे अल्फाबेटिकल तरतीब में देखें तो मिथाइल इथाइल मिथाइल के बाद आएगा, है ना। तो अब तरतीब यहाँ बदल जाएगी। तो अब अगर आप इसे सिस्टमैटिक नेमिंग के जरिए लिखना चाहेंगे तो ये इस तरह लिखा जाएगा। अच्छा देखिए, इस चीज़ पर कि आप इन्हें नाम देने के लिए कौन सा सिस्टम इस्तेमाल करें, इस पर मबनी इसे लिखने की तरतीब तब्दील हो जाएगी। हम यहाँ बिस लिखेंगे और फिर आपके पास 2 1 मिथाइल इथाइल ग्रुप्स हैं। ये कार्बन 4 और कार्बन 5 पर मौजूद है, तो आप इसे इस तरह लिखेंगे 4 5 बिस मिथाइल इथाइल ग्रुप। मैं जानती हूँ ये काफ़ी अजीब सा है, लेकिन जब आप इसे तोड़ कर लिखेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब आखिर में यहाँ ऑक्टेन शामिल कर सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑक्टेन। चलिए अब इसे तोड़ते हैं ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हमारे पास बैकबोन के तौर पर ऑक्टेन मौजूद है। हमारे पास 2 मिथाइल है, ये दोनों कार्बन नंबर 2 पर मौजूद है
और फिर आपके पास दो 1 मिथाइल इथाइल ग्रुप हैं जो कि कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 पर मौजूद हैं, और कार्बन नंबर 1 पर आपके पास मिथाइल मौजूद है। तो अब देखिए कि ये पूरा नाम हमें यही बता रहा है। एक और तरीका इसका सोचने का ये है कि आप इसे 4,5 डाई आइसोप्रोपाइल भी कह सकते हैं। इन दोनों का मतलब एक ही होगा। इनमें से एक इसका सिस्टमैटिक नेम है और दूसरा इसका कॉमन नेम है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सब कुछ सीखना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ होगा।